बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर तनवीर अनवर ख़ान आपके लिए आज अपनी 40वीं कहानी लेके आई हूँ और ये एक नावल है जो मेरी आने वाली किताब में छपेगा, क्योंकि वो कोरोना की वजह से किताबें तो लेट हो गई हैं छपने के लिए, मगर ये कि अब ये मैंने सोचा कि ये अच्छा नावल है तो मैं आप लोगों को सुना दूँ। और मैं अपने व्यूअर्स का और सब्सक्राइबर का बेइंतहा शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मेरी कहानियाँ सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। आप प्लीज़ अगर मेरी कहानी नावल जो भी पसंद करते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जैसे ही कोई नई कहानी डालूँ तो आपको फौरी तौर पे मिल जाए। अब मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि मेरी चौथी किताब वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी की मैंने सारे नावल जो हैं नावलिट्स जो थे डाल दिए हैं। तो आइए आज मैं आपको वो वीडियोस नंबर बता देती हूँ। मेरे जो नंबर हैं, दीमक जो है वो 18वीं वीडियो में मौजूद है, सुर्ख हवेली 19 में मौजूद है, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी 27वीं वीडियो पे है, कशकोल 36 वीडियो पे है, तहक़ीक़ात 38 पे है और बीमारी दिल 39 वीडियो में मौजूद है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे ये नावल नहीं सुने हैं, क्योंकि ये मेरी चौथी किताब के सारे नावल हैं, 6 थे उसमें, वो 6 के 6 मैंने सुना दिए हैं आप लोगों को, तो प्लीज़ आप उनको सुने और एंजॉय करें। तो आइए हम आज आपको अपनी आने वाली किताब से एक नावल लाए हैं जो सुनाते हैं। उसका नाम है जो तुम चाहो। सब्ज़ जंगल में परिंदों के ठिकानों में कहीं वक्त ले आया हमें गुज़रे ज़मानों में, कहीं गुम भी हो सकते हैं तारीख़ के औराक़ में, हम मिल भी सकते हैं मगर ताज़ा फसानों में कहीं। मैं अपना लैपटॉप खोले बैठी थी और कई दिनों से आई ईमेल्स चेक कर रही थी, क्योंकि मेरी एक अच्छी दोस्त कमल इस दुनिया में ना थी। वो साल भर पहले मेरे पड़ोस में आकर बसी थी, जिससे मेरी दोस्ती हो गई थी। तब कभी वो मेरे घर और कभी मैं उसके घर जाती थी। साल कैसे गुजरा पता ही न चला। उसकी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे मालूम हुआ कि उसे लंग कैंसर है। मैं हैरान थी कि इतनी कम उम्री में ऐसा रोग। मैं ये भी जानती थी कि वो मुस्कुराती कमल अब कभी ना आएगी। मुझे अक्सर कहती, राबिया तुम बहुत अफसाने और कहानियाँ लिखती हो, एक दिन मेरी कहानी भी लिखना। मैं मुस्कुरा कर कहती, अरे तेरी क्या कहानी हो सकती है। होती है राबो, हर इंसान की ज़िंदगी की कहानियाँ होती हैं, सिर्फ उन्हें कागज़ पर बिखेरने का हुनर आना चाहिए, और वो तुम्हें आता है। और मैं खामोश हो जाती। ईमेल चेक करते करते मेरी नज़र एक ईमेल पर पड़ी जो कमल की थी, मगर कैसे, वो तो इस दुनिया में नहीं। तारीख़ देखी तो अस्पताल जाने और मौत से 2 दिन पहले की थी। मैंने वो ईमेल खोली। मेरी प्यारी राबिया, मैं जाने वाली हूँ। मैंने तुझसे कहा था ना कि तुम एक दिन मेरी कहानी लिखना। आज वो दिन आ गया। जो पहलू तुमने देखा वो एक था, दूसरा पहलू मेरी कहानी है। जो मुस्कुराहट तुमने देखी वो नकली थी। ज़िंदगी की हकीकत तल्ख़ होती है और दुखी भी, और अब मौत इतनी नज़दीक है कि अब मैं उससे लड़ नहीं सकती। मेरी मुंसलिक फ़ाइल खोल लेना, मेरी PDF फ़ाइल खोल लेना। जो तुम चाहो तो कहानी लिख लेना। अल्लाह हाफिज़ हमेशा के लिए, राबिया। ज़ैन मेरा फूफीज़ाद भाई था। हम साथ पले बढ़े। न जाने कब मुझे उससे प्यार हो गया। मैं नहीं जानती कि वो मुझे पसंद करता था या नहीं, मगर जब मैं अपनी आंखें बंद करती तो सिवाय ज़ैन के किसी का चेहरा सामने ना आता। वो मुझे सांवली रंगत पर काली कलूटी कहकर चिढ़ाता। ख़ानदान के लोग समझते थे कि हम एक दूसरे के लिए हैं और जब हम बड़े होंगे तो हमारी शादी होगी। स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी आई। मैं और ज़ैन MSc कंप्यूटर कर MCS कंप्यूटर कर रहे थे। जब BCS में दाखिला लिया तो पहले ही दिन क्लास में एक बहुत ही हसीन लड़की आई। पढ़ाई में बहुत तेज़ मगर रिज़र्व रहती थी। उसकी खामोशी देखकर किसी की भी हिम्मत ही ना होती थी कि उससे बात करे। मैं भी तानिया को हसरत से देखती थी, कितनी हसीन थी वो। दिल उसकी तरफ खिंचता जा रहा था। क्लासरूम से बाहर सारे तलबा निकले तो मैंने देखा कि वो ये दूर एक बेंच पर बैठी थी। मैं हिम्मत करके उसकी तरफ बढ़ी। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी बिल्कुल। मैं कमल आपकी क्लास फेलो।
उसकी खामोशी देखकर मैं बोली, तानिया मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तो करें। अरे तुम इतनी रिज़र्व हो कि मैंने सोचा तुम मुझे डांट ना दो। क्यों डांट दूँगी, मुझे भी यहीं पढ़ना है और आप सब मेरे कुलीग हैं, बस मुझे बेहुदा मजाक पसंद नहीं है। हाँ, यहाँ यूनिवर्सिटी में बाज़ लोग ऐसे छिछोरे होते हैं। तो कमल, आप और मैं आज से दोस्त। हमने एक दूसरे से हाथ मिलाए और हम बड़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। मुझे बाद में पता चला कि उसके माँ बाप अमेरिका में हैं और वो अपनी खाला के पास पढ़ाई के लिए रहती है, तो अमेरिका नहीं गई। दरअसल कमल अम्मी अब्बू को बड़े भाई ने स्पॉन्सर किया तो उन्हें जाना पड़ा सिटीज़नशिप के लिए। बस हम बहन भाई हैं, बड़े ताबिश भाई और मैं। वो शादीशुदा हैं। हाँ, अम्मी अब्बू ने उनकी शादी करके यहाँ से भेजा था। उनके 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मेरी भाभी बिस्मा बहुत अच्छी हैं। तुम भी तो बहुत अच्छी हो, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हें तानी कह सकती हूँ। हाँ, घर में मुझे सब इसी नाम से पुकारते हैं। जैन को पता चला कि हमारी दोस्ती हो गई है और एक शाम जब हम सब घर में थे तो वो मेरे कमरे में आया। कमल, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या? मैं अपने कपड़ों की अलमारी सेट कर रही थी। उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे बेड पर बिठा दिया। जैन, मेरा बाजू दुख रहा है। कमल, मुझे प्यार हो गया है। क्या? अभी तो वो प्यार एक तरफा है, मगर मुझे तुम्हारी मदद से उसको 2 तरफा करना है। मेरी मदद से? हाँ भाई, तुम मेरे बचपन से बहुत अच्छी दोस्त हो और वो तुम्हारी दोस्त है। उफ जैन, अब बक भी चुको, क्या कह रहे हो? देखो, वो जो नई लड़की आई है ना, वो तुम्हारी दोस्त है, उसे मेरी दोस्त बना दो। जैन, वो बहुत रिजर्व है, वो किसी लड़के से बात नहीं करती है। तुम हो ना मेरी बचपन की दोस्त। सुनो, मैं उसको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। क्या? बग़ैर जाने इतना बड़ा फैसला? बाबा, कहाँ ना पहली नज़र का प्यार ऐसा ही होता है। और तब जैसे मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मुझे मालूम था वो हुस्न परस्त था, मैं हसीना थी, तीखे नक़ूश और गंदमी रंग। वो मुझसे शादी कैसे करता? अचानक से कोई चीज़ मेरे अंदर टूट सी गई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और दिमाग मायूस हो गया। मैं गुमसुम हो गई। उसने मेरा बाजू पकड़ के झंझोड़ा। ए कमल, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। देखो जैन, अब तुम ऐसा करना है, जब मैं उसके साथ यूनिवर्सिटी में हूँ तो मेरे पास आ जाना, मैं मुलाकात करा दूँगी। ये ठीक है, मगर जैन कोई माकूल सा बहाना बनाना। ओ कमल, तुम कितनी प्यारी हो। वो चला गया और तब मेरा दिल भर आया। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके रो पड़ी। अम्मी पापा की कार हादसे में मौत के बाद मेरी फूफी ने मेरी परवरिश की थी। फूफा जज थे और ख़ासे अमीर थे। मुझे हमेशा बेटी ही माना था, क्योंकि उनके 4 बेटे थे। जैन सबसे छोटा था, बाकी 3 बड़े थे। घर में जब भाभियाँ जैन को चिढ़ाती कि उसकी शादी मुझसे होगी तो कहता, इस काली कलूटी से मैं शादी करूँगा। ना बाबा ना। दूसरे रोज़ मैं और तानिया यूनिवर्सिटी में टहल रहे थे। एक पीरियड फ्री था। तानिया ने कहा, चलो कमल, हम कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो, मैं बोली। अभी हम कैंटीन पहुंच रही थे कि जैन आ गया और बोला, कमल, तुमको सारी यूनिवर्सिटी में ढूंढा, कहाँ चटोरापन कर रही हो? क्यों ढूंढा मुझे? अरे घर में क्या कम दिमाग खाते हो मेरा? तुमसे ये पूछना था कि मेरा असाइनमेंट किया है तुमने कि नहीं। हाँ, वो तो मैंने रात को ही पूरा कर दिया था। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी तो जान में जान आई, वरना तो बड़ी सुखी होती। तुम लाई हो अपने साथ? अब मैं तो नहीं लाई, अब मैं तुम्हारा असाइनमेंट लिखूं भी और लेकर भी आऊँ। तुम्हारे लैपटॉप में डाल दिया है, देख लेना। तानिया हैरान सी हमें देख रही थी। मैंने सोचा तारुफ करा दूँ, जैन का मसला हल हो जाएगा। तानिया, ये मेरे फूफीज़ाद हैं जैन। मुझे अम्मी अब्बू की मौत के बाद फूफा ने पाला। जैन और मैं हम उम्र हैं। मैं इससे सिर्फ 3 माह बड़ी हूँ। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आपसे मिलकर खुशी हुई, ये तो घिसा पिटा सा जुमला है। बस आप लोगों के साथ कुछ भी खा लूँगा। तुम क्या खाओगे? कुछ भी, मुझे बहुत भूख लगी है। तो तुम अपने ग्रुप में जाओ। रहने दो कमल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इनके लिए कुछ मंगवा लेते हैं। देखो कमल, तुम शर्म करो, मामूज़ाद होकर भगा रही हो। और मैं जैन की बात पर खामोश हो गई। ये तो हम दोनों की अदाकारी थी, जैन को तानिया के नज़दीक लाने की। और फिर वो दोनों बातें करने लगे। जैन ने कहा, तानिया, आप इस काली कलूटी कमल की दोस्त हैं तो मेरी भी दोस्त बन जाएं। जैन, कमल मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, उसको आप कुछ नहीं कह सकते, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी।
ज़ैन, मैं काली कलूटी हूँ, कैसी भी हूँ, पर मेरी दोस्त तो बहुत हसीन है। हाँ, जब तुम लोग साथ चलती हो तो दिन और रात लगता है। ज़ैन के बच्चे बस चुप हो जाओ। मुझे गुस्सा आ गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। तानिया से आंसू छुप ही ना सके और वो मेरा हाथ हाथों में लेकर बोली, आई लव यू कमल, तुम मुझे बहुत अजीज़ हो और ज़ैन आपको कोई हक़ नहीं है कि मेरी दोस्त को कुछ कहें। जाएं आप यहाँ से। वो रूखेपन से बोली, जी मैं जाऊँ? ज़ैन हैरानी से बोला, बिल्कुल जाएं, आपने मेरी दोस्त को रुलाया है, वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत है, उसका दिल भी, आप उसको कुछ नहीं कह सकते, कम से कम मेरे सामने तो नहीं। आई एम सॉरी कमल, फ़िलहाल आप चले जाएं। और ज़ैन चला गया। घर पहुंचकर रात गए वो मेरे कमरे में आया, कमल मुझे माफ़ कर दो। ज़ैन, घर में तुम्हारी बातें सुन लेती हूँ मगर यूनिवर्सिटी में, कान पकड़ कर बोला, मुझे माफ़ कर दो कमल, आइंदा ख्याल रखूँगा। वो तो ठीक है, मगर मैं तुम्हारा काम कर रही थी और तुमने तानिया को नाराज़ कर दिया। ज़ैन, मामले की नज़ाकत को समझना सीखो। बस न जाने क्यों हीरो बनने चला था और उसकी नज़रों में ज़ीरो बन गया। वो लड़की ऐसी वैसी नहीं है जो तुम्हारी बेतुकी बातें सुन ले। वो खासी डिसेंट है। मेरा सर ना खाना, तुम खुद जानो। मैं उसे मना लूँगा। ठीक है, अब मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगी। हाँ, अपने किए को खुद ही समेटूँगा। ज़ैन मेरे कमरे से चला गया और मैं उदास सी बैठी रह गई। मेरे ख्वाब और हसरतें चकनाचूर हो गईं। मैंने अपनी बचपन की चाह खो दी थी। शायद बहुत ख्वाब देखे थे, ख्वाब तो होते ही चकनाचूर होने के लिए, और मैं तो एक तरफा प्यार कर रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी ही थी कि पप्पू आ गई। कमल बेटी, क्या कर रही हो? जी पप्पू, बस पढ़ रही हूँ, परसों से फाइनल सेमेस्टर शुरू हैं। कमल, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। जी पप्पू बोले, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे फाइनल के बाद हम ज़ैन से तुम्हारी शादी तय कर दें। पप्पू, आपने ज़ैन से पूछा है? उससे क्या पूछना है? अरे तुमसे अच्छी बहू मुझे कहाँ मिलेगी, जिसे मैंने हाथों से पाला है। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे पास रहो। पर पप्पू, बेटियों को जाना होता है और हम बाद में बात करेंगे। आप ज़ैन से भी सेमेस्टर के बाद पूछिएगा। अच्छा ठीक है। पप्पू चली गई। हमारे सेमेस्टर ख़त्म हो गए। हम अब रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे भाभीयों के ज़रिए पता चला कि मेरे रिश्ते आ रहे हैं। शगुफ्ता भाभी ने भी मुझसे कहा, तुम्हारा एक इंजीनियर का रिश्ता आया है। मैं खामोश रही और फिर बोली, तुम तो ज़ैन को चाहती हो। पर भाभी, इससे तो कुछ नहीं होता। मगर अम्मी जान तो ये ख्वाब ले बैठी हैं कि ज़ैन की शादी तुमसे करेंगी, पर शायद ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? मैंने उससे कहा है कि ज़ैन की मर्ज़ी मालूम करें। उनसे कहा है कि ज़ैन की मर्ज़ी मालूम करें। और फिर उसी शाम मुझे ज़ैन के कमरे से तेज़ तेज़ बातों की आवाज़ आने लगी। शायद पप्पू उसके कमरे में थी। मैं गैलरी में बैठी रिसाला पढ़ रही थी। आवाज़ बिल्कुल साफ़ आ रही थी, मम्मा आप ऐसा कैसे भी सोच सकती हैं, मैं कमल से शादी करूँगा। क्यों, क्या बुराई है उस बच्ची में? काली कलूटी है वो, मुझे पसंद नहीं है वो। तुम बदतमीज़ी कर रहे हो ज़ैन, तुम जानते हो उसके बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं मेरी दोस्तों के बेटों के, तो कर दें उसकी शादी, मगर मेरे साथ ही क्यों? ज़ैन, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मगर मम्मा, मैंने उसे कभी भी अपने जीवन साथी के रूप में नहीं देखा। मुझे हसीन लड़की से शादी करना और मैं किसी से प्यार करता हूँ। तुम प्यार करते हो, मगर किससे? मेरी क्लास की सबसे खूबसूरत और हसीन लड़की है वो। ज़ैन, ये बात तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए थी। मामा, अभी MCS के बाद आप उनके घर पर रिश्ता लेकर जाएंगे। क्या कमल इस बारे में जानती है? जी, तानिया उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। इस वजह से वो मुझसे कह रही थी कि शादी के बारे में मैं तुम्हारी मर्ज़ी ज़रूर पूछूं। हाँ, मैंने उसे बताया है, मगर मामा अभी सिर्फ मैं तानिया से प्यार करता हूँ, उसका मुझे मालूम नहीं। वो बड़ी रिजर्व सी लड़की है। हाँ ज़ैन, ख़बरदार, जो तुमने मेरी बच्ची को काली कलूटी कहा, उसमें बहुत कशिश है। वो बहुत प्यारे नक़ूश रखती है और खिलता हुआ गुंदमी रंग है। माज़रत के साथ मामा, ये मेरा उसके लिए प्यार का नाम है। बस अब नहीं, अब मैं उसकी शादी कहीं और तय कर दूँगी। वो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ज़ैन ने आराम से कहा और मैंने अनसुना कर दिया। दूसरी शाम को वो मेरे कमरे में आई। कमल बेटी, मैंने ज़ैन से बात की थी, वो किसी तानिया नाम की लड़की को पसंद करता है और वो तुम्हारी दोस्त है। जी पप्पू, तानिया बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। मैंने आपसे कहा था ना कि लड़कियों को जाना होता है। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे 2-3 रिश्ते आए हैं। पप्पू, मैं आपकी बेटी हूँ, आप जानती हैं कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। मम्मी पापा की मौत के बाद आपने और फूफा ने मुझे बेटी माना, प्यार दिया, तालीम दी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह निकले और मैंने पप्पू की गोद में मुंह छुपा लिया।
कमल ना रो मेरी बच्ची, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी मर्ज़ी मानना पड़ती है, मुझे माफ़ कर देना। फूफू मैं जैन से प्यार करती हूँ और हमेशा करूँगी, मगर मैं अपने आप को जैन पर मुसलत नहीं कर सकती। बेटी, दूसरी जगह शादी होने पर कभी ज़बान पर जैन की चाहत का नाम भी ना लाना। मैं जानती हूँ पप्पू, मैं आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूँगी, मगर मैं शादी MCS के बाद ही करूँगी। ठीक है, हम तुम्हारी मंगनी कर देंगे, लड़का वहीं वैसे भी अमेरिका में है, अगर वो निकाह का कहेंगे तो कर देंगे। कागजात वगैरह बनने में साल तो लगेगा, बस तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना मेरी अच्छी पप्पू, जो आप समझें। और पप्पू ने बढ़ते जज्बात से मेरा माथा चूम लिया। इस फैसल यूनिवर्सिटी में मैथ्स की प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी। बड़े दिनों से सोच रहे थे आपके पास आने के लिए, मगर ये कमल का निकाह था तो मसरूफियत थी। अब ये बच्चे कहाँ मानते हैं। आप आए, मैं बहुत खुश हूँ। हम जैन के लिए तानिया का हाथ मांगने आए हैं, मैं इनसे पूछ कर ही बताऊँगी। वैसे मुझे तो जैन अच्छे लगते हैं, मिसेस फैसल ने जवाब दिया। ठीक है, आप जैन की फ़ोटो उन्हें ईमेल कर दीजिएगा और मेरा फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, वो हमसे रब्ता करना चाहें तो कर लें। बिल्कुल, वैसे तो इख्तियार मुझे ही है, फिर भी तानिया के घर वालों से पूछना तो ज़रूरी है। ठीक है, हम आपके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे, पप्पू ने कहा, और हम सब वापसी के लिए खड़े हो गए। तानिया नज़दीक ही खड़ी थी। पप्पू ने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरा और करीब खड़े जैन ने तानिया से कान में कहा, दोस्त ज़रा मस्बत जवाब देना। और जल्दी से जैन बाहर निकल गया। हमारी मौसम सरमा की छुट्टियां थीं, फिर फाइनल सेमेस्टर था। 3 दिन बाद ही तानिया की अम्मी रफ़तारा का फ़ोन पप्पू जानी के पास आ गया। बेटी, मैं तानिया की अम्मी मिसेस रिफ़त बोल रही हूँ। ओ आंटी आदाब, मैं तानिया की दोस्त कमल हूँ। बेटी, मुझे मिसेस शम्स से बात करना है जैन के सिलसिले में। जी, वो मेरी पप्पू जानी है और जैन मेरे पप्पीज़ाद भाई है, मैं बुलाती हूँ। मैं खुशी से पप्पू के कमरे की तरफ भागी और रास्ते ही में जैन से टकरा गई। वो शायद कहीं से आया था। खैर तो है, ये बदमाशी क्यों, उसने मुझे पकड़ कर गिरने से बचा लिया। जैन, तानिया की अम्मी का फ़ोन है, वो जानी से बात करना चाहती हैं। मैं ये कहकर वहाँ से भाग गई। पप्पू दिल की मरीज़ा थी, वो उन्हें ब्लड प्रेशर भी था। वो मोबाइल बीमारी के बाद से अपने पास नहीं रखती थी। मैं उनकी सारी कॉल से सुनती थी और फिर उन्हें बताती थी। पप्पू जानी, तानिया की अम्मी का फ़ोन है। जी, मैं मिसेस शम्स बोल रही हूँ। मैं मिसेस रिफ़त, तानिया की अम्मी। मेरी बहन मिसेस फैसल ने मुझे आप लोगों के बारे में बताया और तानिया भी आप लोगों की तारीफ़ बहुत करती है। हमने जैन की तस्वीर देखी, सबको बहुत पसंद आई। हमें भी तानिया बहुत पसंद है। जैन का आगे का क्या प्रोग्राम है? मेरा मतलब है मज़ीद पढ़ाई के बारे में। मिसेस रिफ़त, वो अब बाहरी दाखिला लेगा आगे पढ़ाई के लिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप ये बताइए आपका क्या प्रोग्राम है शादी के सिलसिले में? बस अगर आपकी तरफ से हाँ है तो हमें कोई इतराज़ नहीं। तो फिर हम पाकिस्तान आ रहे हैं, मैं के लिए आऊँगी, हम मंगनी कर लेते हैं और शादी का दिन तारीख तय कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है मिसेस रिफ़त, तो हम इंशाल्लाह मंगनी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं मिसेस फैसल को भी कहती हूँ कि मंगनी के लिए होटल वगैरह बुक करवा लें। मैं तो सिर्फ 10 दिन के लिए आऊँगी, कैसे भाग दौड़ करूँगी। हम आपकी मदद करेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो मिसेस रिफ़त। दरअसल मेरी बहन बेवा है, 2 बेटियां थीं। शादी के बाद एक बेटी लंदन में और दूसरी ऑस्ट्रेलिया में है। बस वो अकेली हैं। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जैन और मैं वहीं खड़े थे। मम्मा, क्या हुआ? वो आ रही हैं अपनी बहू के साथ और अभी मंगनी करेंगी और जब ही शादी की तारीख भी पक्की हो जाएगी। सच पप्पू? मैं खुशी से बोली। हाँ बेटी, उन्होंने हाँ कर दी। मुबारक हो जैन, अब तुम भी दूल्हा बनोगे। मैंने जैन को चुराया और पप्पू ने कहा, जैन तुम आगे पढ़ने के लिए आतिफ़ को लिखो, वो तुम्हारा दाखिला कराएगा। जी, वो मैंने आतिफ़ भाई को ईमेल कर दिया है। थोड़ी देर बाद जैन मेरे कमरे में था। कमल में जीत गया और मैंने उसे हासिल कर लिया। अब वो मेरी और सिर्फ मेरी है। वो खुशी से नाच रहा था। ज़रा ही देर में शगुफ्ता भाभी मेरे कमरे में आ गई। अरे जैन, मुबारक हो, तुम्हें तानिया मिल गई। शुक्रिया भाभी। अरे हाँ कमल, तुम्हें तानिया को मुबारक देना है। नंबर मिलाऊँ उसका? शगुफ्ता भाभी ने कहा और मैंने नंबर मिला दिया। अभी मैंने हेलो कहा ही था कि जैन ने मोबाइल छीन कर बालकनी में चला गया। थैंक यू तानिया, तुम्हारी अम्मी ने हाँ कर दी और अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। और दूसरी तरफ से शायद कोई जवाब नहीं आ रहा था। जैन ने फ़ोन हमें थमा दिया। वो शायद शर्मा रही है। तुम लोग बात करो। तानिया मुबारक हो, अब तुम हमारी हो गई। पता है तुम्हारी अम्मी आ रही हैं मंगनी के लिए। जानती हूँ, मैंने ही मम्मा को पर जोर दिया कि वो आएँ। वेरी गुड, अब बड़ा मज़ा आएगा। तुम्हारी भाभी भी आ रही हैं।
हाँ, वो भी आ रही हैं, भाई बच्चों के साथ रहेंगे, उनके सालाना इम्तिहान हो रहे हैं। तानी, मैं बहुत खुश हूँ, जैन ने तुम्हें पा लिया। हाँ, मैं तेरे घर कल आ रही हूँ, बिल्कुल आना, मुझे शॉपिंग भी करना है। दूसरे रोज़ मैं तानी के घर पहुँच गई, बड़ा सा केक लेकर। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, क्यों नहीं थी, तो मेरे घर दुल्हन बनकर आ रही हो, खुशी तो होगी। कमल तो खुश है। हाँ, मैं खुश हूँ, मगर मैं नहीं, क्यों? शायद इसलिए कि मैं जानती हूँ कि तुझे जी जान से चाहती है। मैं शायद हमेशा ये महसूस करूँगी, जिस घर की दुल्हन तुझे बनना था वहाँ मैं जा रही हूँ। ये कभी ना सोचना मेरे चाहने से क्या होता है, वो तो मुझे नहीं चाहता, और अब तो मैं तलाकी हो गई। तो छोड़ इन बातों को। कहाँ चल रही हो? शॉपिंग के लिए। आशियाना चलते हैं। ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपने बुटीक लेकर चलूँगी। तुम्हारी रस्म का जोड़ा हमारे घर से होगा। पप्पू जानी ने मुझसे कहा है कि वो तुम पसंद करोगी, और ये मेरी जिम्मेदारी है। किस बुटीक में चलना है? विनेश बुटीक। अरे वो बहुत रिवायती शादी ब्याह के लिबास बनाती हैं। ठीक है, तो चलते हैं। आशियाना में बड़ी अच्छी कपड़ों की वैरायटी थी। हम लोगों ने अपनी अपनी पसंद के चंद जोड़े लिए और वहाँ से निकलकर बीनिश बुटीक पहुँच गए। और मैं वहाँ जैन की गाड़ी देखकर हैरान रह गई। वो कार में ही बैठा था। अरे जैन, तुम यहाँ? मैंने कहा हाँ, तुम छुप कर निकल आई। मुझे मामा ने बताया कि तुम तानिया को लेकर यहाँ भी आओगी। अब मेरी दुल्हन के कपड़े मेरी मर्ज़ी के बगैर कैसे बन सकते हैं? वो बस करो जैन, अब तुम तानिया को परेशान करोगे और वो अपनी पसंद का इज़हार भी नहीं कर सकेगी। देखो भैया, मुझसे यहाँ ना लड़ो। अंदर चले, वादा करता हूँ तानिया को कुछ ना कहूँगा। दरअसल ये मुझसे बात नहीं कर रही थी, तो इसलिए चला आया यहाँ। हम लोग बुटीक के अंदर चले गए तो उसकी ओनर मिसेस मारिया बैठी थी। अरे कैसी हो कमल? आप कैसी हैं? ठीक हूँ, कहो क्या बनवाना है? ये मेरी दोस्त तानिया है, इनकी मंगनी की रस्म है, जो ये पसंद करें। हाँ, मगर हाँ पप्पू ने बोला है कि रिवायती हो। तुम जानती हो मैं हमेशा रिवायती लिबास ही बनाती हूँ दुल्हनों के लिए। तुम्हारा निकाह का जोड़ा कैसा था? सबको बहुत पसंद आया था। अच्छा तानिया, आप इस वार्डरोब में देख लो या फिर मैगज़ीन देखोगी? जी पहले वार्डरोब देखती हूँ, फिर मैगज़ीन देखूँगी। कुछ नई ड्रेसेस बनाकर लटकाई हैं, तुम देखोगी? जी मैं बिल्कुल देखती हूँ। मिसेस मारिया, आप बहुत अच्छे लिबास बनाती हैं, मगर मैं किसी की नकल नहीं कर सकती, मुझे मैगज़ीन से दिखा दें। और फिर वो और आँख पलटने लगी। फ़ौरन ही जैन उसके पास आ गया। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मुझे ये पसंद आ रहा है, बहुत प्यारा जोड़ा है, बस मैं इसे पिंक बनवाऊँगी। अरे तानी, ये तो वाकई बड़ा खूबसूरत है। जैन, तुम्हें भी पसंद है ना कि नहीं? उसने पूछा। हाँ तानिया, मुझे पसंद है। तानिया ने रिवायती शलवार कमीज़ के सूट पसंद किया था, सिर्फ रंग का फ़र्क था। वो लिबास उर्दे रंग में था और तानिया उसे पिंक रंग में बनवा रही थी। फिरोज़ी कंट्रास्ट के साथ दिन यूँ ही गुजरते रहे और फिर मेरी शादी का वक्त आ गया। तानिया और जैन की मंगनी बहुत धूमधाम से हुई थी और वो दोनों बहुत खुश थे। तला जैसे इंसान मेरी ज़िंदगी से वाबस्ता थे और मैं खासी मुतमईन थी। मेरी रुखसती के वक्त तानिया बहुत रोई। कमल, मेरी शादी में मेरी इतनी अच्छी दोस्त नहीं होगी। तानी, मैं तुम्हें अमेरिका में रिसीव करूँगी। और फिर मैं शादी के बाद अमेरिका चली गई। तला मेरे साथ बहुत अच्छे थे और ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। तला ने एक फर्म में जॉब लगवा दी थी। तुमने इतना पढ़ा लिखा है तो कोई जॉब कर लो, इतनी अपनी कमाई अपने पास रखना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कमाई। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। हमारी शादी को 6 माह हो गए। मुझे मालूम हुआ कि तानिया और जैन की शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई। मैं शिरकत ना कर सकी, उसका बहुत अफसोस रहा। ज़िंदगी कुछ ऐसी मसरूफ़ हो गई कि तला का तबादला मिशिगन हो गया। मुझे उनके साथ वहाँ आना पड़ा। हमने प्रोग्राम बनाया है कि हम लोग नियाग्रा फॉल देखने जाएंगे और दूसरी जगह भी घूमेंगे। मैं माँ बनने वाली थी, मुझे कार ड्राइव करने से तला ने रोक दिया था। वो मुझे बेहद चाहते थे और मैं भी उन्हें बहुत चाहती थी। ज़िंदगी को शायद कभी भी मेरी खुशी रास ना आई। सफ़र के दौरान हम लोग बातें कर रहे थे और तला एक माहिर ड्राइवर थे, मगर ना जाने कब और कैसे हमारा हादसा हो गया। वहाँ बड़ी फास्ट गाड़ियाँ चला दी जाती हैं, हम भी फास्ट ड्राइव पर थे कि अचानक एक गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और हमारी गाड़ी एक धमाके के साथ उसे टकराई। फिर हमारी गाड़ी से और गाड़ियाँ भी टकराई। मुझे होश ना रहा। मैं 2 दिन बेहोश रही और जब मुझे होश आया तो मालूम हुआ कि तला और बच्चे को खो चुकी हूँ। मेरे ससुराल वाले मौजूद थे, मगर वो तला की मैयत लेकर चले गए, ये कह कर के तुम हमारे बच्चे के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। तुमने उसकी जान ले ली। क्या ज़रूरत थी घूमने की? और मेरी ज़बान गुम हो गई। और वो ये भी बोले तुम तला को पसंद थी तो हमने शादी कर दी थी। मैं तो बर्बाद हो चुकी थी, सब कुछ खो चुका था। मैंने तला ब्रेन इंजरी की वजह से जाँबर ना हो सके थे और बच्चा चोट लगने की वजह से ज़ाया हो चुका था। मैं 6 हफ्ते अस्पताल में रही, दिल टूट सा गया था। हालात का पता चलते ही जैन और तानिया बोस्टन से
मेरे पास आ गए थे तानी। उसे देखकर मैं बिलख पड़ी। आंसू थमते ही ना थे। मैं जैन के गले लगकर भी बहुत रोई। उसने शफ़क़त से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं और तानिया हैं तुम्हारे साथ। मगर ये सब मेरे ही साथ क्यों? क्या मैं इतनी मनहूस हूँ? कौन कहता है? तानी एकदम बोली। मेरे ससुराल वाले वो तलाक की मैयत ले गए और मुझे मनहूस कह गए और सारे नाते ख़त्म कर दिए। क्या ऐसे होते हैं लोग? वो कह रहे थे कि मैं तलाक़ी पसंद थी, उनकी नहीं। ये दुनिया ऐसी ही है। तू तो बहुत बहादुर है ना मेरी प्यारी सी दोस्त। वादा करके कभी नहीं रोएगी। तानिया ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मेरा माथा चूम लिया। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और अब तुम हमारे ही पास रहोगी। नहीं तानिया, जैन को तकलीफ़ होगी। उसे क्या तकलीफ़ होगी? उसे सब खाना पकाना आता है, मैंने सिखा दिया है उसे सब कुछ। हाँ हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फूफो जानी पाकिस्तान से आ गई। उन्हें तलाक के घर वालों के रवैये पर बेहद गुस्सा आया, मगर वो मेरी वजह से कुछ न कर सकी। मैंने उन्हें मना कर दिया था। फूफो तला ने सब कुछ मेरे नाम पर लिया था, कार और मकान। हमने डाउन पेमेंट पर अपार्टमेंट लिया था। कार का इंश्योरेंस मिल जाएगा और मुझे तला की लाइफ इंश्योरेंस का भी पैसा मिलेगा। न जाने क्यों तला मेरा सब कुछ तहफ़्फ़ुज़ कर गया। इतना चाहा फूफो की उनकी यादें मेरा सरमाया बन गई हैं। तुम पाकिस्तान चलोगी? नहीं फूफो, मैं यहाँ जॉब करती हूँ, ठीक होकर ज्वाइन कर लूँगी। बेटी तुम अब इद्दत में हो, अस्पताल की तो मजबूरी थी। 4 माह 10 दिन के बाद तुम्हारी इद्दत पूरी होगी। मैं जानती हूँ बब्बू, मैं एक मशरक़ी लड़की हूँ और हर बात का एहतराम करती हूँ। दिन यूँ ही गुजरने लगे। वक्त पर लगा कर उड़ चुका था। 5 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए। बहुत दिन से मुझे जैन और तानिया की कोई खबर न मिली थी। वो दोनों बॉस्टन में ही रह रहे थे। फूफा जान ने जैन को फ्लैट लेकर दे दिया था। इस तरह उनकी कोई परेशानी न थी। एक रोज़ मैंने जैन को फ़ोन किया। जैन, अरसा हो गया है बात किए कि तानी कैसी है? तुम लोग बहुत अरसे से मेरी तरफ नहीं आए। कमल, तुम तानी से बात करो, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। तानी ने फ़ोन लिया तो मुझे लगा वो रो रही है। तानी, तू रो रही है? हाँ, मगर क्यों? इसलिए कि मैं बहुत परेशान हूँ। मगर क्यों? इसलिए कि मैं माँ नहीं बन सकती। क्या कह रही है तू? अरे अभी शादी को सिर्फ 6 साल हुए हैं और तुम लोग उदास हो गए। हाँ, जैन को बच्चे की बहुत चाह है, मगर मैं माँ नहीं बन सकती। तुम लोग मेरे पास आओ तानी। नहीं, जैन को बहुत काम है। तेरी छुट्टी कब है? तू आ जाना। मेरी छुट्टियाँ अगले माह में हैं, मैं ज़रूर आऊँगी। मैं बहुत परेशान हो गई। आखिर ऐसा क्यों है? तानी मुझे माँ क्यों नहीं बन रही है? मुझे ये सब अच्छी तरह मालूम था कि जैन को बच्चों से बेहद प्यार है। वो अपने भतीजे भतीजी में बहुत खुश रहता था, मगर अब उसी के घर औलाद नहीं हो रही थी। छुट्टियां होते ही मैंने बॉस्टन की राह ली। वो दोनों मुझे लेने आए। मैंने देखा तानी और जैन दोनों बुझे बुझे से थे। घर तक का सफ़र खामोशी से गुजरा। घर आकर फ्रेश हुई और फिर हम तीनों खाने से फारिग हुए। तानी ने मेरा कमरा अलग सेट किया था। मैं रात गए उसे अपने कमरे में ले आई। तानी, मेरे पास बैठ और मुझे बता, क्या बात है? बात तो बहुत अहम है। बचपन में मैं 11 साल की उम्र में गिर गई थी तो पेट में चोट लगी थी। कोई नकीली चीज़ लगी थी, मुझे तो याद भी नहीं, मगर हाँ, मेरी एक सीधी ओवरी को निकालना पड़ा। यूट्रस में भी चोट लगी थी जो खासी डीप थी। उसमें भी टाँके लगाए गए थे। बचपन की बातें इतनी याद नहीं रहती और ये भी मालूम ना था कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होगी। अब मेरे एक ओवरी है और बचपन से मेरे एडिशंस बन गए हैं। तमाम टेस्टों से यही मालूम हुआ कि मुझे एक निस्वानी तकलीफ़ एंडोमेट्रियोसिस है और वो भी बहुत ही पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत सीवियर हैं। तुमने इलाज कराया है? हाँ कमल, बहुत इलाज कराया। मैं 3 दफ़ा IVF ट्रीटमेंट के अमल से भी गुजरी हूँ जो बेहद तकलीफ़देह होता है, मगर मेरी बेबी को कबूल करने की सलाहियत एंडोमेट्रियोसिस की वजह से मुस्तरद हो जाती है और अब पॉलीमेट्रियोसिस ओवरीज की वजह से और भी ख़राब हो गई। तानी बुरी तरह से सक पड़ी। मैं भी परेशान हो गई। वो अपना सर मेरी गोद में रख कर बेतहाशा हुई। तानी मत रो, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। मुझे शादी से पहले ये बातें मालूम होती तो मैं शादी ही नहीं करती। पगली, शादी से पहले ये बातें कैसे पता लग सकती हैं? मगर यहाँ तो शादी से कबल जोड़े अपने मेडिकल टेस्ट करवा लेते हैं। तानी बस भी करो अब, हमारे और उनके कल्चर में फ़र्क है। पाकिस्तान में हम किसी लड़की के माँ बाप को नहीं कह सकते कि वो उसका चेकअप करवाएं, फिर शादी हो गई। इस तरह तो जाने कितनी लड़कियां कुंवारी बैठी रह जाएंगी। मगर कमल,
फिर शादी के बाद तो दोस्तबाजी ज़िंदगी पर असर पड़ता है। और मुझे तो मम्मा ने भी नहीं बताया था कि बचपन में मेरा किसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ था। पर तानी, एक ओवरी के 7 एग्स तो बनते हैं ना। हाँ, सब कुछ ठीक होता है, मगर मैं अब थक चुकी हूँ। मेरी यूट्रस इतनी ज़ख्मी है कि माँ नहीं बन सकती। उसी तक पड़ी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं बेहद परेशान हो गई हूँ। ऐसे ही रोते हुए मेरे कमरे में सो गई और मैं जैन के कमरे में गई। वो वहाँ नहीं था। मैं लिविंग रूम में आई, वो सोफे पर बैठा था। जैन, कैसे हो? ठीक हूँ, आओ बैठो। तानी, कैसी हो तुम? बातें करते करते सो गई। जैन, तुम लड़ते हो तानी से? नहीं, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, मगर बच्चे का अरमान लेकर वो बहुत परेशान रहती है। मैं उसकी परेशानी देख नहीं सकता। मैंने देखा कि जैन की आंखों में भी आंसू थे। जैन, तुम बहादुर बनो। जानती हो मुझसे क्या कह रही है? क्या? यही कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, और ये कभी नहीं हो सकता। तानी को मैं धोखा नहीं दे सकता। वो मेरी पहली और आखिरी चाह है। मैं किसी और को इतना प्यार दे ही नहीं सकूँगा। वो बच्चों की तरह रो दिया। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया। जैन, कुछ तो हल होगा इस मसले का। हम बच्चा गोद ले सकते हैं, मगर वो नहीं मानती। इसके अलावा और कोई हल? हाँ, मैंने अकेले में डॉक्टर से बात की थी, तो उन्होंने बताया कि मेरा और तानी का बच्चा किसी और की कोख में परवरिश पा सकता है, और पैदा होने के बाद हम उसे गोद ले लेंगे और इस औरत को पैसे दे देंगे। मगर जैन, ये तो इस्लाम में गुनाह का काम है। मैं परेशान होकर बोली। हाँ, मैं जानता हूँ। तब ही तो मेरा दिल नहीं मान रहा इस काम के लिए, और कोई दूसरी सूरत नज़र भी नहीं आ रही है। दूसरी शादी का तानी कह रही है, मगर मैं ये काम नहीं उठा सकता, किसी भी सूरत में नहीं। जैन बहुत अफसरदगी से बोला। दूसरी सुबह तानी खासी फ्रेश थी। तुम अच्छी लग रही हो। तू जो आ गई है कमल, दिल का बोझ हल्का हो गया। हम दोनों खुश थे। तानी, मुझे बड़ा दुख हुआ। तू इतने दिन से ये दुख सहती रही और कभी बताया भी नहीं। तू तो पहले बहुत दुखी थी और है अब सब कुछ गंवा चुकी, मगर तू मेरी मदद कर सकती है। कैसे? कमल, तू जैन से बहुत प्यार करती थी ना बचपन से। वो तुम्हारी ज़िंदगी था। तुमने उसकी दुल्हन बनने के ख्वाब देखे, मगर किस्मत ने तुम्हें वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ तुम्हारी चाह ना थी। तला ने तुम्हें बहुत प्यार दिया, मगर ज़िंदगी ने वफा ना की। तो कहना क्या चाहती है? यही कि तुम जैन से शादी कर लो। उसे बच्चों की बहुत चाह है। मैं किसी और का बच्चा गोद लेकर उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकती। अरे, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। हाँ, मैं जैन को दूसरी शादी की इजाज़त लिख कर दे दूँगी। तानी, मैं ये सब नहीं कर सकती। कमल, सोचो, वो बच्चा जैन का होगा, तेरा होगा। मैं उसे प्यार दे सकूँगी, ये सोच करके ये मेरे जैन का खून है। तानी, मुझसे तू क्या मांग रही है? ये कैसे हो सकता है? एक माँ अपनी खाली झोली के लिए तुझसे भीख मांग रही है। तू चाहे तो ये हो सकता है। तानी, मैं ये सब कुछ पुप्पो जानी और जैन की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकती। उन सब से बात मैं कर लूँगी। और फिर उसी रात तानी ने पाकिस्तान इंटरनेट के ज़रिए वीडियो कॉल की। जैन अपने दोस्तों के यहाँ दावत पर गया था। तानी, कैसी हो तुम? अम्मी, मैं ठीक हूँ। कमल भी आई हुई है। कैसी हैं आप पुप्पो जानी? अच्छी हूँ बेटी। अच्छा किया जो तुम उन लोगों के पास छुट्टियाँ गुजारने आ गई। हाँ, मुझे मालूम हुआ था कि ये दोनों परेशान हैं। अम्मी, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, तानी ने पुप्पो जानी से कहा। हाँ बेटी, बोलो। अम्मी, तमाम टेस्टों और रिपोर्टों से पता चला है कि मैं माँ कभी नहीं बन सकती। हमारी शादी कुछ ही साल हो गए हैं, और कितना इंतज़ार करें। बेटी, सब्र के अलावा क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं अम्मी, आप कमल से कहें वो जैन से शादी कर ले। ये क्या कह रही हो तुम? अम्मी, बचपन से कमल जैन को चाहती थी, मैं जानती हूँ। ये एक ऐसी हकीकत है। आप भी कमल को अपनी बहू बनाना चाहती थी। हाँ, ये तो सब ठीक है, मगर वो सब कुछ तो गुजर गया बेटी। नहीं गुजरा, अब भी वक्त मेरे सामने खड़ा है। उनके बीच यूनिवर्सिटी में मैं आ गई। जैन मुझे चाहने लगा। वो बहुत ज़िद्दी है और मुझे उनसे शादी करनी पड़ी। तो बेटी, तुम लोगों की शादी से बहुत खुश थे और हैं, मगर अम्मी, कमल के साथ कितना बुरा हुआ। जैन के साथ शादी से इनकार ने उसकी शादी कहीं और करा दी, और वो इतनी सी उम्र में बेवा हो गई। उसका तो सब कुछ ख़त्म हो गया, उसका बच्चा भी ख़त्म हो गया। बेटी, अल्लाह की रज़ा में कोई क्या कर सकता है। अम्मी, हम अपनी गलती सुधार सकते हैं, हम कमल को खुशी दे सकते हैं। पर कैसे? उसे कहें जैन से शादी कर ले। मैं खुशी खुशी इजाज़त देती हूँ जैन को दूसरी शादी के लिए। जैन मानेगा बेटी, मैं उसे राज़ी कर लूँगी। आपकी इजाज़त की ज़रूरत थी। मेरी तरफ से तो इजाज़त है। मेरी कमल से बात कराओ। कमल, आओ, अपनी पुप्पो जानी से बात करो।
फूफू जानी, बेटी मेरी तरफ से इजाज़त है। और बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू बह निकले और तानी मेरी तरफ देख कर बोली, कमल तुम रो नहीं, ज़ैन को मैं राज़ी कर लूँगी, उसकी मजाल नहीं वो तुम्हें तंग करे, वो मुझे तंग नहीं करेगा। मगर तानी तो कितनी आसानी से अपना प्यार बांटने को तैयार हो गई। शायद इसलिए कि मैं अपनी गोद में ज़ैन का बच्चा देखना चाहती हूँ। किसी और की औलाद को लेती तो शायद मैं गलती करती, इंसाफ न कर पाती उससे। पर तू तो मेरी प्यारी दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। मैं तेरे बच्चे की बड़ी अम्मी बनूंगी। तानी की आंखों से आंसू बह निकले। तानी, तुझे यकीन है कि ज़ैन मान लेगा? उसे मानना होगा। अगर उसे मेरे साथ चाहिए तो तेरे साथ शादी करनी होगी। मैं खामोश हो गई और फिर तानी ने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया था। आज ज़िंदगी ने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैं अपने बारे में अच्छी तरह जानती थी कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी है। हादसे के दौरान शायद मेरे ब्रेस्ट में चोट लगी थी। मैंने चेकअप कराया तो मालूम हुआ कि वो मेरे लंग्स तक पहुंच चुकी है और मेरा ऑपरेशन कराना बेकार था। सिर्फ केमोथेरेपी और रेडिएशन से इलाज हुआ। मैंने अपना ये राज किसी को नहीं बताया, फूफू जाने को भी नहीं। अकेले ही हर दर्द और दुख सहती रही। आज जब तानी ने मुझे ज़ैन से शादी के लिए कहा तो मैं उसे भी ना बता सकी कि मुझे लंग कैंसर है। मैं अपने कमरे में लैपटॉप पर ईमेल चेक कर रही थी, तभी ज़ैन और तानिया की बातों की आवाज़ लिविंग रूम से आई। ज़ैन, तुमसे बात करना है, तानिया ने कहा। हाँ बोलो, क्या बात है? ज़ैन, तुम कमल से शादी कर लो। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं है, ये कैसी सच्चाई है जिसका हमें मिलकर सामना करना होगा। तानी, कैसी सच्चाई? ये सच्चाई कि मैं माँ नहीं बन सकती हो, मुझे तुम्हारा बच्चा भी चाहिए। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं कर सकता हूँ। मैंने अम्मी से बात कर ली है, वो राज़ी हैं। मेरे ख्याल में तुम्हें मान लेना चाहिए। मैंने अपने माँ बाप और भाई भाभी को भी राज़ी कर लिया है, मगर मैं राज़ी नहीं। मैं तुम्हें लिख कर दूँगी कि मुझे तुम्हारी दूसरी शादी पर कोई एतराज़ नहीं है। तानी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मैं यही चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी नस्ल आगे ना बढ़ा सको। एक ऐसी हकीकत से अपनी आंखें मूंद लूँ जो सच है। मैं और कमल दोस्त हैं। शायद ज़ैन हमें ये सज़ा इसलिए मिली हो कि हमने कमल का दिल दुखाया। वो तुम्हें चाहती थी। बकवास है ये सब। हम साथ पले बड़े ज़रूर हैं, मगर मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं थे। मैं ये भी नहीं जानता कि वो मुझे चाहती थी, जबकि मैं तो उसे चिढ़ाता था। मैंने उसे कभी भी अपने जीवन साथी के रूप में नहीं देखा, पर वो तुम्हें अपने मन में बसाए हुए थी। मैं जानती हूँ कि मैं उसके बीच आ गई और तुमने उसे किसी और का होने दिया। तानी, वो प्यार एक तरफा था, मगर तुम भी मुझसे एक तरफा प्यार करते थे। मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती थी। पर तानी, अब तो तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ करती हूँ, मगर आज अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊँगी। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देती हूँ, हाँ या ना। ये कहकर तानी मेरे पास आ गई। मैं जाने सी बनी बैठी थी। क्या बात है तानी? अरे बात क्या होनी है? ये ज़ैन है ना, इससे कहा है कि तुमसे शादी कर ले, मगर वो तो मानता ही नहीं है। इसलिए नहीं मान रहा कि अगर बच्चे हुए तो काले कलूटे होंगे। वो हुस्न परस्त है, हुआ करे हुस्न परस्त, मुझे वो बच्चे भी अजीज़ होंगे। अगर वो मेरी बात नहीं माना तो मैं ऐसी जगह चली जाऊंगी कि मुझे ढूंढता भी नहीं सकेगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, वो तानी सिसकी। कमल, मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं ज़ैन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ उसे बांट सकती हूँ, मगर किसी और औरत के साथ नहीं। वो औरत मुझसे ज़ैन को छीन लेगी। तुम्हारे ज़ैन को तुमसे कोई नहीं छीन सकता, मैं भी नहीं। इसलिए कि प्यार पाया जाता है, छीना नहीं जाता। वो मान जाएगा वो ना कमल। तानी मेरी गोद में सर रख कर रो पड़ी और मैं तानी के बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, मालूम नहीं तानी, ये तो ज़ैन ही जाने। और वो यूं ही सो गई। दूसरे रोज़ इतवार था। तानी बाहर जा रही थी। कमल, तू चल रही है शॉपिंग के लिए? नहीं, तुम जाओ, मैं ज़रा आज लॉन्ड्री करूँगी। अरे हाँ, कपड़े जमा हुए हैं, तुम वॉशिंग कर लो, मैं होकर आती हूँ। तानिया चली गई और मैं लिविंग रूम में आ गई। ज़ैन खामोश सा बैठा था। क्या सोच रहे हो? ये जो तुम्हारी दोस्त है ना, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। वो जो कह रही है उसे मान लो। मगर कमल, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ज़ैन, आज मैं तुम्हें अपनी एक सच्चाई बताना चाहती हूँ, और ये कि मैं तो कुछ अरसे के बाद तुम्हारी ज़िंदगी से वैसे भी निकल जाऊँगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मुझसे शादी कर लो। मुझे लंग कैंसर है और क्या पता कब वो रिलैप्स हो जाए और मैं ना रहूँ। ये तुम क्या कह रही हो?
एक ऐसा राज जो मैंने किसी को ना बताया और तुम तानी को भी नहीं बताओगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी ज़ैन, और अब भी करती हूँ, मगर अब तो ज़िंदगी ही थोड़ी बची है। शायद तुम दोनों को बच्चे की खुशी दे दूँ, माँ तो बन सकती हूँ ना मैं। कमल, तुमने अम्मी को बताया? नहीं, सिवाय तुम्हारे किसी को नहीं, और तुम्हें कसम है तुम भी किसी से कुछ नहीं कहोगे। ज़ैन मेरे करीब आ गया। कमल, तुम अकेले इतना सब कुछ सहती रही और किसी को कुछ नहीं बताया? बचपन से हर चीज़ खोने की आदत हो गई है। मैं किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहती थी। मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हें खुशियाँ दूंगा कमल। अगर तानी ये चाहती है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनो तो मैं राज़ी हूँ, मगर तानी मेरी ज़िंदगी से कहीं नहीं जाएगी। वो कहीं नहीं जाएगी, ये मेरा तुमसे वादा है। और फिर मैं अपने काम में लग गई। रात तानी ने ज़ैन से पूछा, ज़ैन क्या सोचा तुमने, किस बारे में, शादी के लिए, हाँ या ना? तुम बहुत ज़िद्दी हो। हाँ, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अरे सच, तुम कमल से शादी कर रहे हो? हाँ, कर लूँगा। उफ, अगर बच्चे काले कलटे हुए तो तुम ही पालना। अरे तुम दोनों के बच्चे बहुत प्यारे होंगे। आई लव यू ज़ैन। वो से लिपट गई। अब तो तुम कहीं नहीं जाओगी ना? कहीं भी नहीं। मेरा और ज़ैन का निकाह हुआ और तानी ने मुझे दुल्हन बनाया। ज़ैन, मैं 1 हफ्ते के लिए भाई के घर जा रही हूँ, मम्मी पापा के पास। मगर क्यों? इस अरसे से नहीं गई हूँ। तुम कमल के साथ एंजॉय करो। अच्छा ठीक है, जाओ। और वो मेरी सुहाग रात से पहले ही चली गई। वो शायद ज़ैन को मेरा बनता देख नहीं सकती थी, या फिर कुछ और था जो मैं ना समझ सकी। और फिर ज़ैन ने मुझे बहुत सा प्यार दिया। कमल, मुझे माफ़ कर दो। मेरा जो भी रवैया तुम्हारे साथ रहा वो काबिल माफ़ी तो नहीं। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया और सज़ा मिल गई। नहीं ज़ैन, ऐसा ना कहो। शायद किस्मत को यही मंजूर था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे आऊँ। तुम शर्मिंदा मत हो। औलाद तो अल्लाह की देन है। और तानी तो है ही इतनी प्यारी कि उसे कोई भी प्यार कर सकता था। तुमने किया तो ये कोई गुनाह तो नहीं था जिसकी सज़ा तुम्हें मिली। तुम्हारा दिल दुखाया। नहीं ज़ैन, ये तो बस हो गया। तानी बेचारी माँ नहीं बन सकती, ये उसे पहले से तो मालूम नहीं था, वरना वो शादी न करती। ज़ैन, हम तानी को बच्चे दे की खुशी देंगे इंशाल्लाह। कमल, तुम इस बीमारी में ये बोझ उठा लोगी? हाँ, मुझ में बहुत हिम्मत है। और तुम हो ना मेरे साथ? हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पर हम तानी से कब तक ये बात छुपाएंगे, जब तक हो सकेगा। और फिर तानी वापस आ गई। ज़ैन के साथ वो 1 हफ्ते कैसे गुजरा पता ही ना चला। हम लिविंग रूम में बैठे थे तो तानी ने कहा, ज़ैन, हम 3 बेडरूम का घर लेते हैं। वो क्यों? इसलिए कि हम इसे किराए पर उठा देंगे और ख़ुद किराए पर चले जाएंगे। देखो ना, एक कमरा तुम्हारा और कमल का, दूसरा मेरा और तीसरा मेरे बच्चों का। बच्चे? हाँ, क्या पता जुड़वां बच्चे हो जाएं। खुशी से बोली, और शायद अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। कुछ ही रोज़ के बाद पता चला कि मैं आप बनने वाली हूँ, और अल्ट्रासाउंड से मालूम हुआ कि जुड़वां बच्चे हैं। तानी तो भूले ना समा रही थी। ज़ैन, हमें अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखना है। और ये जो कमल है ना, इसे अच्छा सा खिलाना पिलाना, मैं इसकी बहुत खिदमत करूँगी। मैंने अपने सर्जन से पूछ लिया था कि मुझे माँ बनने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, सिर्फ आखिरी माह में सांस हो सकता है आपको, और मेरा खाने पीने का ख़ास ख्याल होना चाहिए। मैंने जॉब से ज़ैन के कहने पर इस्तीफ़ा दे दिया था और अपना मकान किराए पर उठा दिया था। ज़ैन बच्चों की पैदाइश के बाद ये मकान मेरे बच्चों का होगा, मैं उसे बेचूंगी नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। तानी मेरी खिदमत करती ही थी, वो जॉब पर भी जाती थी। उसने मेरे लिए खातून रख ली थी जो सफाई वगैरह करके खाना पका दिया करती थी और फिर चली जाती थी। ज़ैन मुझे आते जाते पूछते थे। तानी अकेला रहना पसंद करती थी, वो किसी सूरत न मानी कि ज़ैन मुझे छोड़े। वो दिन यूँ ही गुजरने लगे। 8वें माह में मुझे कुछ तकलीफ़ हो गई, मुझे हल्का हल्का सांस होने लगा, मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगी। और फिर एक दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, मुझे अस्पताल में दाखिल किया गया। तानी मेरे पास बैठी थी, ज़ैन भी थे। डॉक्टर ब्राउन आ गए। डॉक्टर, ये इतनी बीमार क्यों रहने लगी है, सब कुछ ठीक तो है ना? आपको नहीं पता मिसेस ज़ैन, ये लंग कैंसर की मरीज़ा है। क्या? तानी हैरान हो गई। जी, इसीलिए ये परेशानी हो रही है और हम इनका पूरा ख्याल रख रहे हैं ताकि वक्त पूरा होने पर हम इनका ऑपरेशन कर सकें। डॉक्टर साहब तो चले गए और तानी हक्का बक्का खड़ी रह गई। लंग कैंसर? ये कब हुआ, कैसे, और मुझे क्यों नहीं पता? ज़ैन, तुम बोलो तुम्हें पता था। वो चीखी। नहीं, मुझे तो अभी पता चला है। ज़ैन ने मुझे दी कसम ना तोड़ी। वो झूठ बोल गया। और तानिया मेरे बेड के पास बैठकर मेरा हाथ पकड़कर बोली, कमल, ये कैसे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कब से? जाने दे तानी, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं सह लूँगी।
तेरे बच्चों को भी कुछ नहीं होगा। और फिर वो चली गई। जैन दूसरे रोज़ सुबह आया तो बोला, कमल। वो यहाँ से जाकर बहुत रोई। मैं उसको समझाता कैसे। उसने कहा कि वो हार गई। उसे बच्चों के पैदा होने से ज़्यादा तुझे खोने का गम लग गया है। जैन उसे समझाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी विल पावर बहुत मजबूत है। और दोपहर जब तानी आई तो उसकी आंखें सूजी थीं। कमल, क्यों किया तूने ऐसा? अपनी ज़िंदगी खतरे में क्यों डाली? मैंने उसका हाथ पकड़ कर कहा, देखो, हमारी एक एक सांस अल्लाह की देन है ना। वक्त से पहले वो रुक सकती है, ना कोई रोक सकता है। अगर इंसान का वक्त दुनिया में पूरा हो जाता है तो फिर वो चला जाता है अपनी मीठी मीठी यादें छोड़कर। मैं चाहती हूँ कि तुम और जैन मुझे मीठी मीठी यादों की तरह याद रखो। कैसी बातें कर रही है कमल? देखना, तुझे कुछ नहीं होगा। वो मेरे बेड पर सर रख कर रोई तो मेरे भी आंसू बहने लगे। दिन यूँ ही गुजरे। 9 माह शुरू होते ही मुझे एडमिट कर लिया गया। मैं कड़ी निगरानी में थी। मेरे जुड़वा बच्चे बिल्कुल ठीक थे, वो खासे तंदुरुस्त थे। फिर वो दिन आ गया जब मेरा ऑपरेशन होना था। मुझे पूरा बेहोश करने से डॉक्टर डर रहे थे। वो मुझे जनरल एनेस्थीसिया नहीं देना चाहते थे। उन्होंने मुझे स्पाइनल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया और फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। अल्लाह ने मुझे प्यारे प्यारे बेटा बेटी दिए। वो बच्चे बिल्कुल गोरे चिट्टे गोल मटोल थे। नर्सें उन्हें नर्सरी में ले गईं। फिर वो मुझे दिखाने लाई। मेरे बच्चों का वज़न 6-6 पाउंड था। जैन और तानी मेरे पास ही खड़े थे। मैं ऑपरेशन थिएटर से अपने कमरे में आई तो मैंने नर्स से कहा, सिस्टर, मेरे जुड़वा बच्चे मेरी बहन को दे दो। तो क्या आप उन्हें नहीं देखेंगी? क्यों नहीं? और दोनों बच्चे तानी की गोद में देकर नर्स चली गई। तानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने उन बच्चों को सीने से लगाया और मेरे पास आई। कमल, देख, कितने प्यारे बच्चे हैं तेरे। गलत, बिल्कुल गलत। ये तेरे बच्चे हैं और तू ही इनकी परवरिश करना। मैंने अपने बच्चों को देखा, वो वाकई बहुत खूबसूरत थे। मैंने जैन से कहा, जैन, इधर आओ और मेरी बात सुनो। कमल, क्या कहना चाहती हो? अपना हाथ मिलाओ। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसका हाथ बच्चों के सर पर रख कर कहा, जैन, तुम इन बच्चों के बाप हो और तानी माँ। इन्हें कभी ये सच्चाई ना बताना कि तानी उनकी माँ नहीं है। और देखो, ये कितने प्यारे बच्चे हैं। मेरे तरह काले कलूटे नहीं हैं, तुम दोनों की तरह गोरे चिट्टे हैं। कमल, तुम ही पालोगी इनको? नहीं, मैं पाकिस्तान जाऊंगी फूफी जानी के पास। उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं, मगर ऐसे कैसे मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। हाँ कमल, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तानी ने भी कहा, जाना होगा, बिल्कुल जाना होगा। जैन और तानी, मैंने तेरी बात मानकर जैन से शादी कर ली थी, तो तुम मेरी बात मानकर इन बच्चों को कुछ ना बताना। जानती हो, छोटे बच्चों के जहनों पर बुरा असर पड़ता है, उनका किरदार नष्ट होने लगता है और मैं ये नहीं चाहती। ऐसा कुछ नहीं होगा कमल, ये बच्चे और तू हमारी जान है। तानी ने प्यार से मेरे बालों में उंगलियां फेरी। जैन, मेरी तानी को कभी दुख न देना, तुम बहुत प्यार देना उसको। और फिर मैं खामोश हो गई। कुछ दिन के बाद हम घर आ गए। मैं बेड रेस्ट पर थी। मेरी सांस की तकलीफ बढ़ रही थी। ऑक्सीजन का इंतज़ाम घर पड़ता था। जब ज़रूरत पड़ती थी मैं ले लेती थी। तानी दिलो जान से बच्चों की खिदमत कर रही थी। वो उसी के कमरे में रहते थे। जैन ने एक मुलाजमा भी रख दी थी जो तानी की मदद करती थी। जैन उस रात मेरे कमरे में आया तो मैंने कहा, जैन, मेरा पाकिस्तान का टिकट करवा दो, मैं अब जाना चाहती हूँ। मगर कमल, यहाँ का इलाज छोड़कर पाकिस्तान में बड़े बड़े कैंसर के अस्पताल हैं, रिपोर्ट्स ले जाऊँगी, फॉलो ऑन हो जाएगा इलाज का। मगर मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा कि तुम मेरी बीवी होकर इतनी दूर जाओ। इजाज़त देना होगी जैन, मुझे तुमसे दूर जाना होगा। मैं अपनों के में जाकर मरना चाहती हूँ। मैं फूफू जानी की गोद में सर रख कर कुछ पल गुजारना चाहती हूँ। और तुमने मुझे जाते जाते लम्हे अपना कर ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनी। ऐसी खुशी का तो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मगर इन बच्चों को तुम भी पालोगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी ज़िंदगी की डोर अब बहुत कमज़ोर हो गई है, वो किसी लम्हे भी टूट सकती है। तुम्हें मुझे भूलना होगा। कमल, तुम कितनी अच्छी हो और मैंने तो कभी तुम्हारी कदर ही नहीं की। जैन, तुमने जो शादी के बाद से मुझे प्यार दिया वो मेरी आखिरी सांसों का सरमाया बन गया। मैं सुहागन जा रही हूँ। फिर मैं पाकिस्तान आ गई। फूफू जानी मुझे देख कर हैरान रह गई। कमल, मेरी बच्ची इतने सारे दुख सहती रही, कभी फूफू को बताया भी नहीं। मगर मैं हार गई। अपनी
मगर अब हार गई, अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती थी तो यहाँ आ गई ना आपके पास। मेरे लिए पप्पू जानी ने एक नर्स का इंतज़ाम कर दिया था। तानी और जैन मुझसे रोज़ बात करते थे, मुझे बच्चों को मुझे नेट पर दिखाते थे, वो बहुत प्यारे प्यारे थे। बेटी का नाम बीनिश और बेटे का शहजाद रखा था नाम। अपनों में आने के बाद मैं थोड़ी बेहतर हो गई थी। ऑन्कोलॉजिस्ट के अंडर मेरा इलाज हो रहा था, वो कैंसर का बहुत मशहूर अस्पताल था। फिर 1 साल पहले तुम मुझे मिली, मेरी तुमसे दोस्ती हुई और पता चला कि तुम एक अफसाना निगार हो। तो तुम अपनी कहानी लिखना शुरू कर दी। दिल का सारा बोझ हल्का हो गया। कागज़ के पन्नों में अपनी कहानी बखेर कर मैं खुश हूँ। तुम मेरी पड़ोसन से मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। तुम रोज़ मुझसे मिलने आती। तुम उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हो जहाँ तानी और जैन ने भी पढ़ा था। ये एक तिकोन की कहानी है। अभी कुछ दिन पहले तुमने अमेरिका से आई हुई मेरी दोस्त को मेरे पास देखा था, जिसके 2 बच्चे थे और उस तानी के साथ मेरा जैन था। पूजानी ने मेरी कश्मीरा हालत के पेश नज़र उन्हें बुला लिया था और शायद ज़िंदगी का अख्ताम करीब है। कमज़ोर सी सांस और ज़िंदगी की डोर छूटती जा रही है। आज मैं तुम्हें ये अपनी कहानी ईमेल कर रही हूँ, जो तुम चाहो को पढ़ना, मगर मेरे जाने के बाद शाया करवाना। दोस्त, अल्लाह निगहबान, अब रुखसत का वक्त आ गया है। अल्लाह हाफ़िज़। कमल की कहानी यहीं ख़त्म हो गई। अस्पताल जाने के तीसरे ही रोज़ उसका इंतकाल हो गया। तानी और जैन उसका स्वयं करके जा चुके थे और मैं आज कमल की मौत के 1 हफ्ते के बाद कमल की कहानी पढ़कर बहुत उदास हो गई। वो कितनी अच्छी राइटर बन सकती थी, एक लम्हे को मैंने सोचा और तब मैंने ये कहानी अपनी दोस्त के नाम कर दी और वो रिसाले में छपी गई। और मैंने कमल की फुप्पो जानी से तानी का पता लेकर उसे वो रिसाला अरसाल कर दिया, इस नोट के साथ, तानी आप मुझे नहीं जानती मगर मैं आपको और जैन को जानती हूँ। ये रिसाला जो मैं आपको भेज रही हूँ, इसमें मेरी नहीं आपकी दोस्त की खुद लिखी हुई कहानी है, जो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने शाया करवाई है। ज़रूर पढ़िएगा। उसने मुझसे कहा था कि जो तुम चाहो को शाया कराना, और ये ज़िंदगी की हकीकत पर मबनी कहानी मुझे बहुत पसंद आई। आप भी पढ़ें, राबिया। फिर 4 दिन बाद तानी का फ़ोन आया। आप राबिया? जी मैं बोल रही हूँ। मैं तानी। जी फरमाइए। मुझे आपका भेजा हुआ रिसाला मिल गया। मैंने कमल की कहानी पढ़ी और रिसाला संभाल कर रख लिया है। राबिया, आप जानती हैं क्यों? इसलिए कि बेनिश और शहजाद के बड़ा होने के बाद और तालीम ख़त्म होने के बाद ये रिसाला पढ़ने को दूंगी। मैंने बताऊंगी कि वो कमल के बच्चे हैं जो मेरी गोद में डाल गई थी। मैं कमल से उसका हक नहीं छीन सकती। उसने उन्हें जन्म दिया था, मैंने तो पाला है। आप ठीक कह रही हैं, मेरी मेहनत रंग लाएगी। राबिया, तुम देखना, मैं अपना वादा पूरा करूँगी इंशाअल्लाह। दिनों साल यूं ही गुजरे, गाहे बगाहे तानी से मेरी बातचीत होती रहती। मैंने लिखना नहीं छोड़ा था। मेरे बच्चे भी पढ़ लिख कर बाहर चले गए थे। मैं यूनिवर्सिटी से रिटायर हो चुकी थी। मैं इन दिनों इंग्लैंड से वापस आई थी। छोटी बेटी के पास से आई तो पता चला कि तानी और जैन पाकिस्तान आए हैं, तो वो बच्चों को लेकर मेरे घर आ गए। ये राबिया आंटी हैं जिन्होंने तुम्हारी मम्मा की कहानी लिखी थी। आंटी, हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। हमारी अम्मी की यादों को मोती की तरह पिरो दिया आपने। कैसा शुक्रिया बच्चों? कमल ये चाहती थी और मैंने वो कहानी कागज़ पर बिखेर दी। अम्मी, आप हमारी अम्मी हैं और रहेंगी। हम आपके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। एक वो सच्चाई है जो यहाँ मिट्टी तले दफन है और वो हमारी माँ थी, और एक ये सच्चाई हमारे सामने खड़ी है जो आज हमारी अम्मी हैं और वो आप हैं। आज यही सच है और हम कब्रिस्तान से बाहर आ गए। इस शहर खामोशा में जहाँ कमल थी, वो कभी ना आने वाली थी, कभी भी नहीं। जो तुम चाहो तो भी नहीं। और इसी के साथ मेरी ये नावल ख़त्म होती है, यहाँ इख्तिताम पज़ीर होती है। मेरी ये नावल 2011 में आंचल रिसाले में, महानामा आंचल रिसाले में शाया हुई थी और अब ये फिर मैं किताब में इसको लूँगी। अभी ये किताब में शाया मेरी नहीं हुई है मगर ये शाया शुदा नावल है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ये नावल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं जब अगली कहानी डालूँ, अगला नावल डालूँ तो वो आपको बर वक्त मिल जाए। और मेरा अगला नावल भी अभी किताब में नहीं छपा है और उसका नाम है दूसरा ख्वाब। तो फिर हम मिलते हैं इंशाअल्लाह अपने 41वें नावल के साथ, दूसरा ख्वाब। अब मुझे इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़।